क्या आप आज के दिन में 2022 में सोनिया गांधी जी को राजीव गांधी जी की वाइफ बोलेंगे कि विडो बोलेंगे? अनफॉर्चुनेटली सोनिया गांधी जी राजीव गांधी जी विडो, बिकॉज़ राजीव गांधी जी इज नो मोर। तो 1955 में अगर सुभाष बोस मर गया सन 45 में, तो उसकी बीवी होगी कि विडो होगी उसकी? तो ये इंटेलिजेंस वालों ने कमेंट देखिए यहाँ पे, The addressee is evidently the alleged wife of सुभाष चंद्र बोस। ये उसका वाइफ बता रहे हैं मरने के 10 साल बाद। इसका मतलब क्लियर कट है, इनको मालूम था वो जीवित है और ये इनको शायद पता नहीं था वो कहाँ पे थे। तो ये सारे के सारे लोगों पे टैप कर रहे थे, भैया इसको पता होगा, इसको पता होगा, इतनी सेंसिटिविटी करके। तो ये पूरी जासूसी जो थी, उसके बाद में पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ने यही कंक्लूजन निकाला है कि जासूसी नेताजी के परिवार की नहीं हो रही थी, जासूसी नेताजी की हो रही थी। वो ये ढूंढ रहे थे कि आदमी है कहाँ पे, और इसे सभी को ट्रैक कर रहे थे बैठ कर। और अगर ये काम सन 70 तक हो रहा है और अगर 84 तक हो रहा है, तो फिर नेताजी कैसे मर गए भी प्लेन क्रैश 45 में, और कैसे मर गए रशिया में 53 में? अगर रशिया में मार दिया था तो 84 तक इंक्वायरी करने का मतलब क्या? कॉमन आधिकारिक यही क्यों है? ये सारी खबरें मीडिया में आई हैं, इसी पेपर में। I did not believe नेताजी died in 45. Snooped on family members to get information about his whereabouts. I spied upon Bose still thinking that he would. I am very happy कि कम से कम ममता दीदी ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, पब्लिकली बात को एक्सेप्ट कर लिया, पब्लिकली। He was alive. Otherwise, why? What is the purpose of inquiry? आप जासूसी भी कर रहे हैं आप इसकी। ये सारी बातें उन्होंने रिकॉर्ड के बाद में बीजेपी ने बोल दिया, बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी ने भी यही बात को बोला है कि करके इसका ऑडियो देखिए नहीं है, ये थोड़े से जो उम्र बड़े उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ करके। ये एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है हम्फ्री एबोबी, वो यस प्राइम मिनिस्टर यस मिनिस्टर से ज्यादा था करके। तो उसमें दिखाते हैं कि कैसे बातों को घुमाया फिराया जाता है, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं जुमला देना व्हाटएवर, कि सीधी बात का सीधा काम मत दो जो को देना। तो उसमें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसके हमारे कितने लोग उस्ताद थे, उसका एग्जांपल दूंगा। पहले आपको मैं अंग्रेजों का एग्जांपल देता हूँ। तो हम्फ्री एबल भी प्रधानमंत्री के सचिव हैं और प्रधानमंत्री उसको बोलते हैं कि मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था कि ये फलाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आप जासूसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वो कहते मैंने कह दिया कि हम नहीं कर रहे। तो ये उस पे अपना व्यू देगा, बातों को घुमाएगा भाषा के अंदर। तो ये आप जरा देखिए, फिर मैं ऑडियो चेक हो जाएगा, अगली बार मैं दूसरे बोलूंगा। नो ऑडियो। ऑडियो ऑफ हो रहा है। Look, you're justifiably assigning to it the fault of the epithets you applied to the statement. Inasmuch as the precise correlation between the information you communicated and... आप छोड़ दीजिए, मैं आपको ऐसे ही काम करता हूँ। ये आदमी जो था आईबी का डायरेक्टर था 1972 में, आत्मा जयराम। इससे एक सीधा सवाल पूछा गया उस जमाने में कि आपका डिपार्टमेंट क्या नेताजी के इशू से डील कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसका आंसर नो होना चाहिए, ऑफ कोर्स नो। नेताजी मर गए सन 45 में, आईबी क्यों बीच में आएगा 45 में? लेकिन आपको रिपोर्ट दिखाई दे रही है पीछे कि वो जासूसी कर रहे थे, लेकिन ये रिपोर्ट तो निकाली है 2016 में। लेकिन ये सवाल इसको पूछा गया जाकर के 2000 उसमें तो इसका आंसर देखिए क्या दिया। सवाल पूछा है इसको, हैज योर डिपार्टमेंट बीन डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट? ये पूरा इसका रिकॉर्ड निकाला आप लोगों ने सूचना के लिए। तो आंसर हैज द डिपार्टमेंट बीन डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट सुभाष चंद्र बोस? द आंसर इज एज डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्रांच आई कैन ओनली से दैट द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैज अ वाइड रिस्पांसिबिलिटी एंड व्हाटएवर द गवर्नमेंट विशेस टू नो वी विल डू इट, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू से व्हाट वी डू व्हाट वी डू नॉट। इट मींस यस। उस यस को घुमाने के लिए उसने इतना लंबा जुमला कह दिया उसके अंदर। तो वही आपको मैंने हम्फ्री एबल का एग्जांपल। अब जो खतरनाक चीज निकल के आ रही है वो ये है, अब वो खतरनाक चीज निकल के आ रही वो ये है कि आप में से खासकर जो थोड़े उम्र में बड़े हैं उनको ये बात याद होगी। मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ था, बाबू कॉलोनी में। हम तो सुनते बचपन से आ रहे हैं, तो सुनते आ रहे हैं। वो एक कहानी ये है कि सन 45 में आपको कोई आजादी नहीं मिली थी, आपका ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था और उस ट्रांसफर ऑफ पावर में कुछ गुप्त समझौते किए गए। ये एलिगेशन लोग लगाया करते थे। इस बात को बकायदा अखबारों में छापा गया था, जैसे ये अखबार में खबर छपी हिंदुस्तान टाइम्स में
कि इन्होंने कोई समझौता किया है कि सुभाष चंद्र बोस को हवाले कर देंगे अंग्रेजों को, इस तरह की बातें हुई थी कभी गुप्त समझौता। ये बातें बार बार हुई, लेकिन सरकार ने कभी इस बात को जवाब नहीं दिया, कभी इस बात पे आंसर नहीं दिया। जो तो पहली चीज जो आपको समझने वाली ये है, विशु बाबू कहाँ चले गए, सुनने वाला काम करिए, मेन पॉइंट में चले गए तो यहाँ से एब्सेंट हो गए ना। ये तो सुनो, ये तो मजा है दबाव में है, मैं तो बोलूंगा लेकिन सुनो। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये बात सच है आदि का। कुछ पिछले सालों में कुछ इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आई है, उससे ये साबित हो गया है कि हाँ गुप्त समझौते हुए थे। अब ये इट इज नो लॉन्गर एलिगेशन, आपने गुप्त समझौते किए थे अंग्रेजों के साथ में। हाँ, ये वाले का जिक्र नहीं आ रहा, लेकिन और समझौते के जिक्र आ रहे हैं कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की, तो सब एग्जांपल आपको दूंगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये पूरी कहानी है, जो एलिगेशन यहाँ पे उस्मान पटेल लगा रहे हैं नेताजी के बॉडीगार्ड कोसा कमीशन के सामने, कि कांग्रेस के नेताओं ने समझौता किया था अंग्रेजों के साथ में कि सुभाष बोस देश में आते हैं, इनको अंग्रेजों के हवाले कर देंगे। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था गुमनामी बाबा के साथ। वो आदमी सबसे पहले, पता नहीं कौन अयोध्या में कोई साधु था, ये यूपी में रहता था, सबसे पहले इस आदमी ने इस बात को बोलना शुरू किया 1950 के दशक में। डॉक्यूमेंटेड है 1962 के आसपास से। ये चिट्ठी है जो हमने वहां से मंगाई थी, हमने गृह मंत्रालय से ली है बड़ी मुश्किल से, प्रधानमंत्री ऑफिस से चिट्ठी है। उसमें एक अतुल सेन नाम का बड़ा पुराने जमाने का बड़ा एमएलए था अंग्रेजों के जमाने का, जो पंडित जी को जानता था, सुभाष को जानता था। वो बाय मिस्टेक इसकी मीटिंग होती है गुमनामी बाबा के साथ में 1962 में, और वहां पे मिलने के बाद उनसे वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, क्योंकि उसको बोला है कि कुछ करना नहीं है, चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में लिखता है कि नेताजी जीवित है, भारत में है, और मैं यही बोल सकता हूँ कि अलाइड पावर्स की अभी भी एनबी नंबर 1 है, और एक सीक्रेट प्रोटोकॉल है जो भारत सरकार को बाध्य करता है कि वो अंग्रेजों के हवाले को करे। ये उन्होंने कारण बताया। तो ये जो पूरी जो एलिगेशन है, ये थ्योरी है, कंस्पिरेसी थ्योरी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट गुमनामी बाबा, जिसको लोग पब्लिकली बोलते हैं। तो अब जो चेंज आ गया है, अब ये कंफर्म हो गया है कि गुप्त समझौते तो थे। क्या ये वाला भी था? मेरे को लगता था, लेकिन सबूत नहीं है। लेकिन गुप्त समझौते थे, ये कंफर्म हो गया। और खुशी की बात यह है कि ये कंफर्मेशन भारत सरकार से नहीं आया है, ये कंफर्मेशन आया है लंदन से। मालिकों ने ही आपकी पोल खोल दी, नौकरों की। उन्होंने जाकर के आपके चिट्ठे पत्र निकालने शुरू कर दिए वहां पे, और वहीं से खबर निकल के आ रही है कि आपने इंडिपेंडेंस के बाद में, जैसे यहाँ पे आपके दिल्ली में खबर थी ना कि राजा की मूर्ति लगा रखी थी बेशर्मों ने, ये अभी जो दिल्ली में खबर आपको उसका शायद मतलब यहाँ लोगों ने बताया नहीं, उसका इंपॉर्टेंस क्या उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है जी। वो राजा की मूर्ति दिल्ली में लगी थी, किंग जॉर्ज हमारा तो राजा था नहीं, वो इनका राजा था। वो मूर्ति तो हटनी चाहिए थी। अब मीडिया में क्या जुमला देते थे कि सब राजा की मूर्ति इंडिपेंडेंस के बाद में हटा दी, और उसका नाम रखा था उन्होंने किंग्सवे। वो कहते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद में उसका नाम चेंज हो गया। दोनों बातें गलत है। इंडिपेंडेंस के बाद में कोई चेंज नहीं हुआ था, और इंडिपेंडेंस के बाद कोई मूर्ति नहीं हटी। ये बिल्कुल हटाने के इच्छुक नहीं थे। गुलामों की फितरत होती है 200 साल तक अंग्रेज के पैर चाटे और से नहीं पा जाएंगे। वो मूर्ति वही थी, नाम किंग्सवे था। सन 55 में जब रूसी राष्ट्रपति आया तो फटाफट इन्होंने इसका नाम चेंज करके किंग्सवे को हिंदी में राजपथ कर दिया। राजा की मूर्ति वहीं की वहीं लगी रही, और 1965 में नेताजी के फॉलोअर्स गए वहां पे, उस मूर्ति का हाथ पैर नाक तोड़ दिया, मुंह तोड़ के काली पोती नेताजी की फोटो लगा दी। तब लंदन में कंट्रोवर्सी हो गई। ये मूर्ति तब हटी है 1968 में जाकर के। इनका कोई इरादा नहीं था हटाने का मूर्ति वहां से, अभी भी वहां पे होती है अगर वो ये ना करते सुभाष बोस की। और वही कहानी घटती है जो घटना घटी है आपकी 1946 में, कि जब लड़ाई लड़ने की बारी थी तो सुभाष बोस के आदमी सबसे आगे थे, लेकिन जब वो खीर खाने की बारी है तो सारे महात्मा गांधी के फोटो पहले पहुंच गया, सारे पावर में आ गए। तो वही बात की मूर्ति हटवाई सुभाष बोस के फॉलोअर्स ने, और सारे गांधी भक्त जाके बोलते कि गांधी जी की मूर्ति यहाँ लगा। भाई आप गांधी जी की मूर्ति क्यों लगा? आप तो नहीं आए, आपको तो प्रॉब्लम नहीं थी 25 साल से मूर्ति हटाने में, अब क्यों रेवड़ियां खाने के लिए आ गए आप लोगों की? फितरत का रेवड़ियां खाना और मार्केटिंग करवाना उसके बाद में, तो ये घटी है। तो ये जो है इन्होंने हमारा एक सीक्रेट पैक्ट किया, और उस सीक्रेट क्लॉज के अंदर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने भारत में एक ऑफिस खोला, जिसके बारे में सरकार को मालूम था, हमें नहीं पता। और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिपेंडेंस के बाद में लंदन को रिपोर्ट करती थी। जी सुन के शर्म आती कि नहीं आती? ये कंफर्म हो गया, वो कंफर्म हम को रिपोर्ट करते थे हम लोग जाकर के।
और उनका ऑफिस का नाम था सिक्योरिटी लिएजन ऑफिस, और ये ऑफिस आपका रहा है भारत में 1968 तक। वो भी यहाँ से क्यों गया है? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हमारे पास पैसा की कमी होगी, तब जा रहे हैं, हमारा कोई इरादा नहीं था हटाने का। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं एक के बाद एक, लेकिन ये खबरें हमें भारत से नहीं मिल रही है, ये खबरें हमको इंग्लैंड से निकल के आ रही है कि साहब उन्होंने यह हरकतें करी। तो ये आपको अपने आप में ही ये चीज बहुत बता देगी कि साहब ये क्या चीज है। तो प्लेन क्रैश की थ्योरी आउट है। रशिया में वो थे, लेकिन रशिया में मरना प्रूव नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको बता रहा, 3 एंगल थे, तीसरा एंगल फिर एकदम से झटका आता है, ओ माय गॉड, ये वो जिस चीज को मेरा दिल मानने को तैयार नहीं हुआ कभी जीवन में। इनफैक्ट पहली बार जब मुझे किसी ने बताया कि साहब फैजाबाद में कोई नानी बाबा था, नेताजी था, मैं तो इतना गुस्सा, मैं तो गालियां दी उसको देख दी। अरे पागल हो गया, सुभाष बोस आ जाएगा नानी बाबा। अरे नेताजी तो गांधी जी के बराबर थे, वो कहां से 85 में आ जाएंगे? 85 में तो राजीव गांधी की सरकार थी, तब तक तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा नेताजी की उम्र कितनी थी। नेताजी की उम्र गांधी जी के बराबर की नहीं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी 27 साल छोटे थे, 27 इयर्स। सुभाष बोस सरदार पटेल से 22 साल छोटे थे, 22 2 पंडित जी उनसे 9 साल बड़े थे सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस उनकी उम्र के नहीं थे, वो उनसे काफी यंग थे। ये बात दूसरी है कि सारे के सारे इकट्ठे हो गए, उसके बावजूद उसको नहीं हटा सके। मुरारजी भाई सुभाष बोस से बड़े थे उम्र में, हमारे प्रधानमंत्री बने 1977 में। अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित होते 85 में तो उनकी एज होती 88 साल। उसमें बड़ी बात क्या है? ये मेरा दोस्त है, आप ही के रहने वाला, बैठा है सौर के चला गया, इसने बनाया, ये मेरे फ्रेंड है, ये बहुत सा आर्टिस्ट है। तो ये एक्चुअली ये फोटो नेताजी की है। सिर्फ दाढ़ी लगाने से कितना फर्क पड़ जाता है। नेताजी की फोटो को लेके उसने सिर्फ उसका बुरा कर दिया तो बड़ा जबरदस्त आर्टिस्ट है हमारा। मैं आपको क्विकली ये बता दूं, टाइम बताने का नहीं है। एक बड़ा अजीब सा एक इंसान है जो 1950 51 52 के बीच में चुपचाप से आता है। वो मैनपुरी में था, अलग अलग जगह पे था। तो बड़ा अजीब सा आदमी, किसी को शक्ल दिखाता नहीं है। आप कमरे में जाएंगे अपना मुंह ढक देगा अपना करके, आपसे बात नहीं करेगा, आपको लिखित में कुछ देगा नहीं, रात को चुपचाप नहीं निकल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसको लेकर कंट्रोवर्शियल चीजें होनी शुरू कर दी थी। कई बार किसी ने कहा, अरे बाबा जी तो आईसीएस ऑफिसर रह चुके हैं, अरे बाबा जी तो बड़ी अंग्रेजी बोल रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री की गाड़ी आई है। तो जब भी ऐसा कोई शक हो या छूटते ही जहां नेताजी का नाम है, या तो जगह छोड़ के भाग जाए। तो ये आदमी अलग अलग जगह पे था, कभी मैनपुरी में, फैजाबाद में, लखनऊ में, अयोध्या, बस्ती में, नैमिषारण्य में, लेकिन छुप करके, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर। उसमें कई लोग मिले थे, हमारे पुरी के शंकराचार्य जी भी उनको बचपन में मिल चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। उनका वीडियो आवाज नहीं की, मैं छोड़ देता उसको। तो अब उसमें लोगों ने देखा उनको, कई लोगों ने देखा, तो वो बताया कि शक्ल काफी मिलती थी उनकी, नेताजी से शक्ल मिलती थी बहुत सी। जैसे आपको मुझे ये नहीं मालूम होगा नेताजी की हाइट क्या है, क्योंकि आपके लिए वो किताब का कैरेक्टर है, लेकिन हमारे तो हाइट, उनके सोने का पैटर्न, बॉडी में कोई निशान या रखत थे, तो ये उन लोगों को भी मालूम नहीं था। जैसे उन लोगों ने हमने पूछा आपने क्या देखा, बोला वो भगवत जी के दांतों में गैप था ऐसे करके। तो कभी आपने सुभाष बोस की फोटो देखी, स्माइल, नेताजी के दांतों में बिल्कुल गैप हो रहा था। तो ऐसे करते करते बहुत सी बात है, उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। और ये जैसे फॉर एग्जांपल एक वहां पे दुर्गा प्रसाद पांडे जी, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी उनको कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मतलब। तो ये गुमनामी बाबा ने जिसको आंसर दिया उसका एक टुकड़ा है। और ये बस्ती नाम की जगह में तो रह रहे थे, तो ये बोल रहे हैं कि आई एम अ बोनाफाइड इस्लामी सन्यासी एंड यू विल नो दैट अ मैन अंडर द होली ऑर्डर। ये इस तरह की अंग्रेजी अगर बातें लेकर शुरू करते तो हमारा ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुल जाएगा दिन लखनऊ में। बहुत ज्यादा कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी में और जिसकी बड़ी तगड़ा विद्वान हो, बंगला में, इंग्लिश में, ये ऐसी कौन सी महारत्ना पैदा होगी भाई बस्ती के अंदर। और ऊपर से वो सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं, लड़ाई की, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कि उनके डेटिंग सैंपल्स हैं, आगे बात कर रहे हैं कि whether war should be brutal, cathartic or human business beside the point. Everyone knows that no war can be conducted with and fought with kid gloves. Modern war especially takes an appalling toll both in human life and property. बाबे यूपी में ऐसी लैंग्वेज इंग्लिश में, और खासकर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लड़ाई में क्या होता है, तो ऐसे नहीं करते। अब ये उनके बात करने का स्टाइल दिखा, जब भी अपनी बात करेंगे योर डेड मैन, ऐसे बात, योर डेड मैन, तुम्हारा मरा हुआ व्यक्ति, ये उनकी भाषा है, उनका बात करते रहते। When your dead man was in Berlin, बर्लिन में कौन था भाई? सुभाष बोस। When your dead man was in Berlin, a great German doctor scientist became very friendly. And in the course of his talks, he said that in his lab he found out that radar particles. Basically, गुमनामी बाबा यहाँ पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। आप रडार को कैसे इमेट कर सकते हैं, उस टाइम पे किसी को नहीं मालूम था।
अमेरिका में वो एरिया 51 जो कहते हैं वो लोग जैसे नहीं आती है, वहाँ पे वो टेस्टिंग कर रहे थे। ये आदमी यहाँ बैठ के बता रहा है कि आप कुछ कपड़े को यूज कर सकते हैं स्टेल्थ क्रिएट करने के लिए। ये ऑर्डनरी बाबा के शब्द नहीं है, ठीक है जी। अब इसको आप छोड़ दीजिए, वो बात बार बार उन्होंने अपनी करी है साफ सफेद, उन्होंने कटक की बात करी है। मैं ढूंढ रहा हूँ किसी पहाड़ी का जिक्र कि घर के पास में छोटा सा पहाड़ी थी, वहाँ पे वो भाई बहन खेला करते थे, तो शायद उन्होंने लेवल प्लेन कर दिया कि ये बात कर रहे हैं बहुत करेंगे। वो बोला प्लेन क्रैश का पता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, पहले से जाने का प्लान था। स्टालिन डिड नॉट ट्रीट मी लाइक एन एनिमी, माय ओन पीपल डिड। रशिया की बात की है, रशिया में कैसे काम होता है, वहाँ के रशिया में आपके वो आपके जो साइबेरिया में जो प्रिजन कैंप्स है कैसे काम करते हैं, और सारी बातें पंडित जी की, गांधी जी के बारे में, अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने घर के दरबान तक के बारे में बातचीत की उन्होंने करके, और ये ऐसे बहुत कुछ उनके बारे में था। तो ये पर और बीच में एक उनका किसी ने कहा था उनको पूरी में शिफ्ट करेंगे, उन्होंने मना कर दी कि नहीं यहाँ मुझे लोग पहचान जाएंगे, तो वही थी ड्यूटी के तहत। ये आदमी जो गुमनामी बाबा था ये कभी न्यूज में नहीं आया, इसकी जानकारी लोगों को हुई है उनके मरने के बाद, जब वहां पे उनको बॉडी को क्रिमेट किया गया गुप्तार घाट में, जहाँ पे भगवान राम ने जल समाधि ली थी। बड़ा बड़ा आध्यात्मिक स्थान है ये, अभी बहुत बड़ा बन गया ये, जो पुरानी फोटोग्राफ है इस मंदिर के आसपास है। तो तब ये खबर निकली और बवाल मच गया, फिर उनका घर का सामान खोल के देखा तो ये बहुत चीजें वहाँ पे उनके सामान उनके घर से निकली करके बहुत सारी चीजें। नेताजी की मदर ने उनको एक ओमेगा गोल्ड वॉच दी थी, तो यहाँ भी ओमेगा गोल्ड वॉच मिली है। और बाबे तो ऐसे गोल्ड वॉच लेके नहीं चलते ना, सिगार, स्मोकिंग पाइप, ये उनका सामान जो उनका मिला वहां से। और ये सारा कोर्ट के आदेश में सील हुआ था। किताबें, नेताजी के माता पिता की बहुत सारी फोटोग्राफ्स, और ये फोटोग्राफ्स उन्होंने ही लिख के दिया था कि मुझे माता पिता की ये वाली फोटोग्राफ एक्सप्लेन करते थे, और वो उनको भेजने वाले भी वो लोग थे जो नेताजी के मरने मिटने को याद होते। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी, कौन कौन लोग थे वो भी उनको ऐसा भेजने की। तो कोई आदमी किसी और के माता पिता की फोटो क्यों रखेगा अपने घर में? ऐसा नहीं है कि आप जब गुमनामी बाबा या भगवत जी जीवित थे और आप उनके कमरे में घुस जाए तो उन्होंने ये लगा रखी फोटो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब मरने के बाद भी जब उन्होंने ट्रंक खोले हैं तो वहां पे छुपा के रखी है। तो ये भी अलग अलग कहानी है। तो बहुत सारी चीजें नेताजी पिताजी की फोटोग्राफ। फिर उसके बाद में नेताजी की फैमिली के लोग वहां पहुंचे होंगे। एनीहाउ, अब इसको मैं आपको बड़ा 5 मिनट में बताऊं। जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने गुमनामी बाबा का इशू को स्टडी किया और उन्होंने ये एडमिट किया कमीशन की रिपोर्ट में कि क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट ये शो कर रहा है कि वो नेताजी थे। क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट का मतलब क्या? उसका मतलब ये होता है कि कोर्ट कचहरी में अगर एक आदमी बोले कि मैंने इस आदमी को गोली चलाते देखा हुआ, उसको फांसी लग जाएगी। सारे मर्डर के केस क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट पे चलते हैं। तो क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कोर्ट कचहरी के अंदर। सारे मर्डर के वजह से किए जाते हैं। आदमी की जान लेने से बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता, तो वो आई विटनेस अकाउंट के बेस पे होता है। दूसरा, उन्होंने ये जस्टिस मुखर्जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने एडमिट किया उसमें अपनी रिपोर्ट में कि इनका जो करस्पॉन्डेंस वहां से मिला है कि गुमनामी बाबा जो चिट्ठियां लिख रहे हैं उनको, खासकर वो लोग जो कलकत्ता बंगाल से मिलने आया करते थे और बाकी जगह से, ये आई विटनेस अकाउंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आई विटनेस अकाउंट और आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों मैच कर रहे हैं। लेकिन कमीशन रिपोर्ट में ये कंक्लूड नहीं कर सका वो नेताजी थे, क्योंकि उनके वहां पे कुछ हैंडराइटिंग जो वहां पे मिली थी, हैंडराइटिंग के टेस्ट नेगेटिव निकले सरकारी लैब में, और वहां पे दांत मिले थे 5-7 जिनका डीएनए टेस्ट हुआ, वो डीएनए टेस्ट नेगेटिव निकला। तो आप ये कह सकते हैं कि गुमनामी बाबा नेताजी थे। इस थ्योरी को डिफीट करने का एक ही कारण था कि उनके हैंडराइटिंग और डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट सरकारी लैब से नेगेटिव आई थी। आज हमारे पास में पुख्ता सबूत है कि ये रिपोर्टें झूठी थी। उस एग्जांपल में आपको जिसको लंबी चौड़ी कहानी, लेकिन हुआ ये था बीच में कि अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप ये कैसे बोल सकते हैं जब आपके जब डीएनए जब मैच नहीं कर रहा, डीएनए तो बिल्कुल साइंस होती है, तो आप कैसे आप इसको अपोज कर सकते हैं करके। तो मैं लोगों को बार बार ये हर जगह रिमाइंड करवाता हूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र रह चुका हूँ। हम जब यूनिवर्सिटी में गए थे तो हमारे सर ने हमको बोला था कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस होती है, फिजिक्स भी साइंस होती है, लेकिन सारी साइंस की माँ होती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो ताकत है, आप कुछ भी साबित कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस के द्वारा में, वो क्षमता साइंस में नहीं होती है। तो हम तो जानते हैं कि आपको एग्जांपल दे सकता हूं, इनके बारे में बहुत सारे एग्जांपल है कि रिपोर्टें कैसे चीज होती है। और एक कारण और भी था, अब तो जस्टिस मुखर्जी चले गए, लास्ट में उनकी डेथ हो गई है। 2000 मुझे ये बात 2004 से मालूम है कि गुमनामी बाबा का डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ। तो मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ उस केस को? क्योंकि मुझे तब भी मालूम था कि कमीशन को शक था कि रिपोर्ट में छेड़छाड़ हुई है। बाद में जस्टिस मुखर्जी की
कमेंट्स रिकॉर्ड हो गए गलती से, जहां वो खुद कह रहे हैं कि मैं कन्विंस हूं ये अभी नेता जीता, बट मैं साबित नहीं कर सकता। अगर ये ऑडियो होगा तो एक बाइट आपको सुना देते हैं। ऑडियो है? In 2006, Amlan Ghosh, a documentary filmmaker, got this shocking confession on camera. রাশিয়া থেকে উনি ফিরে এসেছিলেন, ভাড়া একটা ম্যাপও পাওয়া গেছিল, ওনার বাড়িতে ম্যাপও পাওয়া গেছিল, ম্যাপটা কে করতে প্রমাণ করতে পারছি না। কিন্তু বিলিভ মি, ওখানে যদি পার্সোনালি বলে এটা কিন্তু বাকি কোর্টে বলবেন না, আই এম 100% শিওর উনি হচ্ছেন নেতাজি, আই এম 100% শিওর। ये आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, सुप्रीम कोर्ट का। अगर वो कह रहा है 100% कन्विंस वही थे, इसको बाहर मत कोर्ट करना। और हमें कई बार मेरे दिन की डेथ होगी, हमारी किताब संदूक में लेने गए थे, तो उन्होंने कई बार हमको बताया डिटेल में नहीं करके। अब मैं अपनी सरकार पे इल्जाम लगा रहा हूँ कि आपने रिपोर्टें चेंज की है, तो मैं अकेला नहीं हूँ, ये बहुत बार घटना घट चुकी है। जैसे ये मैं नहीं बोल रहा, इंडिया अमंग मोस्ट करप्ट कंट्री से लड़वानी, वॉलमार्ट, बैंक्स, इंडिया, आपको पता नहीं है पैसे खाते रिपोर्टें चेंज होती है। आप लोगों ने आधार कार्ड बनाया होगा, आधार कार्ड बहुत साइंटिफिक है। जैसे आप कल को आप वीजा लेंगे फॉरेन कंट्री का, तो पूरा आपका बायोमेट्रिक्स आपको रेटिना देखते हैं, क्यों है? और किसी भाई ने पैसा खिलाया और पैसा खा करके हनुमान जी का आधार कार्ड प्रोड्यूस कर दिया लोगों ने, तो ये हालत है। राजस्थान के सीकर में सामने आया है, जहां हनुमान जी के लिए आधार कार्ड तैयार हुआ है। कार्ड पर बाकायदा बजरंगबली की तस्वीर छपी हुई है। पवन पुत्र कहलाने वाले हनुमान जी के लिए पिता का नाम पवन जी भी लिखा हुआ है। भगवान के नाम पर बने इस कार्ड को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी शहर के डाकिये को हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस कार्ड को कहां पहुंचाया जाए। डीएनए रिपोर्ट फर्जी के क्लियर कट एग्जांपल, जैसे आपको एग्जांपल दिल्ली का दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया खबर है, दिल्ली के हाई कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर दिया कि दिल्ली की एफएसएल लैब की इंक्वायरी करवाओ। ये लोग पैसा खा के रिपोर्टें चेंज करते हैं डीएनए की। लोगों के दिमाग में ये भूत बन गया है कि डीएनए की रिपोर्ट साइंस होती है, उनको पता नहीं है कि सारे साइंस की मां होती है पॉलिटिकल साइंस। आप कुछ भी करा सकते हो, रिपोर्ट लिखने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी लिख दो। तो ये इन्होंने हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पैसे खा के रिपोर्टें चेंज करते हैं, इंक्वायरी करो। ये सीबीआई की इंक्वायरी का रिजल्ट निकला। सीबीआई बुक्स एफएसएल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफिसर फॉर फॉल्स रिपोर्ट ऑफ डीएनए। ये एक बड़ा अच्छा सा केस हुआ था, ये आपके बंगाल में हुआ था। ये 2010 में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट रेल हादसा हुआ था, उसमें बहुत लोग मारे गए थे। उसमें से एक मरने वाले का नाम था अमिताभ चौधरी। उसके मरने की पुष्टि करती हुई एक डीएनए की रिपोर्ट उसके परिवार ने गवर्नमेंट को दे दी, और उन्होंने उसके बाद में माता पिता को दिया उन्होंने मुआवजा, और बहन को लगा दी नौकरी डिलीवरी करना। तो ये घटना घटने के 10 साल बाद वही अमिताभ बाबू बैठ करके फेसबुक पर अपना अकाउंट को अपडेट कर दिया गलती से, तो फंस गया वहां पे। तो ये दिमाग से वो तो रिपोर्ट में क्या पैसा पूसा खिला के, ये यहाँ पे ये सीबीआई की रिपोर्ट है, जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करी है, उस पे साफ मेंशन किया उन्होंने कि अमिताभ वाज शोन डेड बाय मैचिंग डीएनए इन अ डिसऑनेस्ट वे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो मैं आपको ये मोटा-मोटा बता रहा हूँ कि डीएनए की रिपोर्टें भी फर्ज होती हैं। गुमनामी बाबा में डिटेल हम लोगों ने बंदों से एक्सपर्ट से हमने करवा लिया, रिपोर्टर में बहुत गड़बड़ है। मैं अभी उसको निकाल रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझने के लिए। आपको पहले समझना पड़ेगा कि डीएनए टेस्ट होता क्या है। डीएनए टेस्ट में होता क्या है कि डीएनए टेस्ट में आप मशीन होती है, उस मशीन में कोई आदमी का हाथ नहीं लगता, बिकॉज आपका अगर आपने लगा दी तो आपको कंटेमिनेशन होगा। तो मशीन में आप डालते हैं सैंपल जिसको टेस्ट करना होता है, और मशीन एक चार्ट निकालती है। जैसे ये बैटमैन इस फिल्म का दिखाता हूँ, ये एग्जैक्टली इसी फंडा पे काम करता है डीएनए टेस्ट। According to that chemical analyzer, the dust in... तो उसने बैटमैन ने मशीन में डाला वो कोई चीज, और एक चार्ट निकला, वो पढ़ के बता रहा है ये क्या लिखा है। जो वो चार्ट निकलता है डीएनए टेस्टिंग में, उसको बोलते हैं रॉ डेटा या इलेक्ट्रोफेरोग्राम। बेसिकली डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट वो होती है कि आप इलेक्ट्रोफेरोग्राम की जो रीडिंग करता है एक्सपर्ट, उसको डीएनए रिपोर्ट। तो इलेक्ट्रोफेरोग्राम में और मुर्गी में वही कॉमन पॉइंट है कि बिना अंडे के मुर्गी नहीं हो सकती। ये आपका इलेक्ट्रोफेरोग्राम है और ये आपकी मुर्गी है। तो इसलिए कहते हैं कि भारत में बहुत मशहूर कहावत है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। उसमें ये होता है कि आप इलेक्ट्रोफेरोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दो, ऑटोमेटिकली खेल खत्म हो गया। तो हमें अंदर से खबर लग गई कि इन लोगों ने इलेक्ट्रोफेरोग्राम को गोल कर दिया, और हमें लोगों ने बताया कि आप सूचना के अधिकार में इनसे फाइल करो। सीधी सी बात है, गुमनामी बाबा सुभाष बोस नहीं है, सीएफएसएल कलकत्ता की रिपोर्ट है, मैच नहीं कर रहा।
तो दे दो रिपोर्ट, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है पूरी, सारी रिपोर्ट निकाल दी होम मिनिस्ट्री से। सिर्फ मुझे एक पन्ने का वो सिंगल चार्ट चाहिए ताकि मैं उसकी टेस्टिंग करवाऊँ जाके फॉरेन कंट्री में, और इनका मैं घाटा करूँ उसके बाद में। कि इतने चलो तो ये भी है लोग। तो कायदे से जब आप कह रहे हैं कि वो आदमी सुभाष बोस नहीं था, तो कोई होगा तो कह रहा दे दो मेरे को सूचना के अधिकार में। तो इन्होंने सूचना के अधिकार में देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें खबर लग चुकी थी। और ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको मैंने अमिताभ चौधरी की बताई ना, वो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में जो लड़का मरा था उसके बाद में उसकी जो FIR दर्ज हुई है CBI के द्वारा, उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है, दे हैव आल्सो नॉट प्रिजर्व द एग्जिबिट्स एंड इलेक्ट्रोफेरोग्राम। तो ये इलेक्ट्रोफेरोग्राम जो होता है, ये यही बेसिक जहां आपने धांधली करनी है उसको गैप कर दोगे। एग्जैक्टली सेम धांधली गुलामी बाबा वाला केस में है कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम उन्होंने गोल कर दिया, इसलिए सूचना के अधिकार में ये देने को राजी नहीं हो रहे हैं। वो कहते हैं कि सीक्रेट किस बात का? अरे गुलामी बाबा तो था ही नहीं, नेताजी की परिवार कह रहे तो आदमी नहीं था, तो फिर दिखाओ, हम भी उसको टेस्ट करा लेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि उन्होंने गड़बड़ करी तो फंस गए। उसके बाद एक के बाद कई एक्सपर्ट्स ने, दो को तो हमने डील किया, जैसे कि ज्ञानेश्वर चौधरी बड़े जाने माने भारत के बहुत बड़े डीएनए एक्सपर्ट हैं, उन्होंने खुल्ला टीवी में आकर के लाइव टीवी में बोला कि रिपोर्ट में कर दी। Gyameshwar Chaudhary, good evening. Thank you for joining us this evening. He is a renowned professor and also columnist. He is also a DNA expert. He teaches, he is affiliated and associated with the Banaras Hindu University. Professor Gyameshwar Chaudhary, please first tell me, you have a copy of the DNA report that was submitted by the CFSL to the Justice Mukherjee Commission. Actually, it was really shocking for me because I'm really sorry to read this report. I never expected to have this kind of report from a very reputed lab which is known to do such a nice work in India on forensic. But this is really shocking for me because most of the things are really incorrect, which one can read in one shot and one can find it out completely wrong. And in cases where there are this kind of testing all the time, there should be electrophorograms, because if second scientist would like to analyze the results independently, he or she should see the result with his own eye. तो इसमें ये इन्होंने गोल करा। उसके अलावा और भी वर्ड है, एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट ने बहुत हमको लिखने दे दी कि एक और कर रहा है। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मैं खत्म करूंगा, कुछ के 10 मिनट रह गए। उसमें ये है कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, यूरोप, अमेरिका में, वहाँ क्या होता है कि आप टेस्टिंग आज करते हो, रिजल्ट कल आता है। दैट इज आइडिया, यू डू टुडे। पुराने जमाने में टाइम लगता था लंबा, 2-3 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, लेकिन सिंपल फंडामेंटल जो ये है कि आप टेस्टिंग आज करते हो, रिजल्ट बाद में आता है। ऐसी कोई चमत्कारी कोई हमारे यहाँ पे साइंस इतनी एडवांस हो गई थी हमारी कलकत्ता में 2003 में कि टेस्टिंग करने से 6 महीने पहले इनको रिजल्ट मालूम था उसका, और वो उन्होंने छाप दिया आनंद पत्रिका के अंदर। आपके साथ किसी मैच नहीं करेगा, आपको कैसे मालूम भैया 6 महीने क्या होगा? तो ये तो मुझे लगता है कि अगर ये बात सच है कि डीएनए टेस्टिंग करने से 6 महीने पहले इनको अगर मालूम चल गया कि रिजल्ट क्या होगा, ये तो नोबेल प्राइज इनको मिलना चाहिए केमिस्ट्री का कलकत्ता सीएफएसएल को। या तो कोई जेल में जाएगा या नोबेल प्राइज मिलेगा, सीधी बात है, तीसरा का ऑप्शन नहीं है। आप कोई टेस्टिंग करने के 6 महीने पहले तो बता देंगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। स्टोरी प्लान की गई है ताकि लोगों के दिमाग में हो जाए। मैं अमेरिका गया था बीच में, तो मुझे वहाँ लोगों ने बोला कि आप हमें ये डीएनए का सैंपल तो हम यहाँ टेस्ट करवाते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा सैंपल, तो गवर्नमेंट लेके बैठी हुई है। लेकिन मैंने कहा हैंडराइटिंग सैंपल हमारे पास पड़े हुए, और हैंडराइटिंग सैंपल हमारे पास में, तो एक आप काम कीजिए, कुछ एक्सपर्ट को सिलेक्ट कीजिए। मेरे वहाँ दोस्त दीपक निजावर जी और अभिषेक घोष हैं, उन्होंने 5-10 एक्सपर्ट्स के नाम निकाले, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। उसमें से हम सब ने किसी पर बैगेट को टेक्सास में इनको सिलेक्ट किया, और इनको अपने कुछ नहीं बताया कि इसके बारे में। अभी उनका बाइट सुनाऊंगा आपको मैं। इन्हें नहीं बताया क्या, बस उनको हमने सैंपल दिए गुमनामी बाबा के, और हमने सैंपल दिए आपके नेताजी के, नेताजी से दूर से निकाल करके। आपने ये देखना कि ये दोनों हैंडराइटिंग मैच कर रही है, मैच नहीं कर रही, बस ये अलग अलग सैंपल दिए, ए एंड बी। जो सरकारी रिपोर्टें आई हैं कि डीएनए हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है, आप नॉर्मली और खासकर इतने बड़े केस में उम्मीद करेंगे एक्सपर्ट कुछ रीजन दें आपको कि रिपोर्ट क्यों नहीं मैच कर रही है। लेकिन डॉक्टर एस के मंडल की रिपोर्ट फॉर एग्जांपल, वो 2 पन्ने की रिपोर्ट है। पहले पन्ने में उसका नाम लिखा है, सेकंड पन्ने में कह रहा हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। तो कर्ट साहब ने पूरा चेक किया, उन्होंने हमारे को ये, जैसे ये सैंपल हैंडराइटिंग का गुमनामी बाबा का है, ये भी चेक उन्होंने देखा था बहुत, और उन्होंने पूरा डिटेल में समझू के 49 पन्ने की रिपोर्ट बना के दी। किसी कोर्ट कचहरी में मैं बोलने को तैयार हूँ ये सेम आदमी है। और बाद में फिर हम लोगों ने टीवी में प्रोग्राम रखा है, तो हमने मंडल साहब को न्योता भेजा कि आप आइए लेक्चर पे, रात को कर्ट साहब हम
उनको सिविल में ज्वाइन अमेरिका में, तो मंडल साहब नहीं आए, घबरा गए, रिटायर हो चुके आइए, कोई चिंता नहीं है। ये सारे एक्सपर्ट डीएनए के के आज जीवित बैठे हैं, बिल्कुल माशाल्लाह बैठे हैं दिल्ली में। आओ बेटा मैदान के अंदर, मैं भी देखता हूँ बिना लैपटॉप में कौन सी रिपोर्टें निकलती हैं, तो तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा या मैं जेल में जाऊँगा, इसमें तीसरा का ऑप्शन नहीं है। तो फिर ये टीवी में डिबेट सुनी थी, ये बाइट हो गई हाँ सही तरह। Kurt Baggett, the handwriting expert, joining us from Texas. Kurt, this is Anand here. I hope you can hear us and hear me clearly. Thank you. I can hear you clearly. Yes. Thank you for joining us live. You were sent. You were sent 2 sets of questions, 2 sets of handwritings, Q1 and Q2. Yes. Did you know that one of them belonged to Netaji Subhash Chandra Bose? I did not know anything about the handwriting. How long did you take to analyze? No, I did not. How long did you take to analyze the handwriting? Oh, it took me several days. I didn't record my timing, but it's been about a week on it, off and on. I do about 25 cases a month, so I worked on it and worked on it some more. And it took me several days to come to a conclusion. And do you, beyond doubt, claim that the handwritings were the same, of the same person? Yes. Yes. I have 3 opinions. My opinion is yes, no, or I don't know. If I form an opinion, then I feel like I could go to court and prove it, which is what I do most of the time. I go to court regularly to tell the courts my opinion. And so my opinion is that the same person wrote these 2 questions that you sent me, 1 and 2. और भी चीजें नहीं मैं उसको काट रहा हूँ फायदा नहीं। What government doesn't want to know this। वो इसी किताब का समराइज वर्जन है जो आप छोटे सेशन में पढ़ सकते हैं, और उसका ये हिंदी वर्जन है नेताजी गुलामी बाबा सरकारी चूक। तो आप ये किताबें आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी सारी की सारी। इसमें सारे सवालों के आंसर दे दिए, लेकिन लंबी चौड़ी कहानी, बट इसमें यही कंक्लूजन है वैसे में क्या है। फॉर्चुनेटली ये स्टोरी जो है स्टोरी की पूरी इस पूरी स्टोरी पे आ रही है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग काफ़ी जल्द बैठ गए।